प्यारे बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल के पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालना सीखे थे। उसके बाद हम लोग सर्कल शुरू किए, उसमें सर्कल का इक्वेशन निकाले, स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन। फिर उसके बाद हम लोग सर्कल का इंटरसेक्शन और दो सर्कल के बीच का एंगल निकालना हम लोग सीखे थे। दरअसल हम लोग को पढ़ना है सिस्टम ऑफ सर्कल, तो सिस्टम ऑफ सर्कल को भी पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था कि सिस्टम ऑफ सर्कल कहते किसको है, ठीक है। और हम लोगों को पढ़ना है रेडिकल एक्सिस, कोएक्सियल सर्कल, सिस्टम ऑफ सर्कल। लेकिन इसको पढ़ने के लिए जो हमको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत थी उनको मैंने पहले किया, स्ट्रेट लाइन किया, सर्कल का इक्वेशन किया, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल, जब दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो तो उसका क्या कंडीशन होगा, और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है और उसका कंडीशन, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू सर्कल। कल हम लोगों ने पढ़ा एंगल बिटवीन टू सर्कल, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। इसके बारे में पिछले क्लास में थोड़ा बताए थे, क्योंकि इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं। दो सर्कल के बीच का एंगल का मतलब क्या होता है। एक सर्कल हमारा ये हुआ और दूसरा सर्कल हमारा ये है। दो सर्कल के बीच में एंगल तभी निकलेगा जब वह सर्कल दोनों एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट करे या किसी पॉइंट पर टच करे, तब उस पॉइंट पर हम लोग उन दोनों सर्कल के बीच का एंगल निकालते हैं। तो अभी हमने इन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कराया और ये दोनों सर्कल इन दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं ए और बी। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि दो सर्कल के बीच में एंगल का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर वह इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पर हम लोग दोनों सर्कल के टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, मैंने ऐसे एक टेंजेंट खींचा था, फिर दूसरे सर्कल पर हम लोगों ने दूसरा टेंजेंट खींचा था और उसके बीच का जो एंगल था वो हमारा था एंगल बिटवीन टू सर्कल। तो टेंजेंट के बीच का एंगल ही हमारा क्या होता है, सर्कल के बीच का एंगल होता है। तो एंगल बिटवीन टू सर्कल को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एंगल बिटवीन देयर tangents at the point of intersection। ठीक है, दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही दो सर्कल के बीच का एंगल होगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इसका नाम दे दीजिए ए और बी। और इन दोनों पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वह सेम होगा। उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे कि इस पॉइंट पर भी अगर टेंजेंट खींचेंगे दोनों सर्किल का तो उससे जो एंगल बनेगा वह दोनों सेम होगा, ठीक है। और वह एंगल हम लोग थीटा के फॉर्म में निकाले थे। हम लोगों ने सर्कल माना था, एक मान लीजिए ये S1 है और यह सर्किल क्या है, S2 है, S2 इक्वल टू 0। और जनरल इक्वेशन हम लोग लिए थे, हम लोगों ने S1 को लिया था x² + y² + 2g1x
प्लस 2f(f(1)y प्लस c इजकल टू 0, और दूसरा सर्किल का इक्वेशन हम लिए x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों सर्किल का इक्वेशन है तो इन दोनों सर्किल के बीच का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, cos थीटा इक्वल टू c1 प्लस c2 माइनस 2g1g2 माइनस 2f1 f2 डिवाइडेड बाय दोनों का रेडियस 2r1 r2 होता है, तो 2 इंटू r1 का वैल्यू ही रख देते हैं हम लोग, g1² प्लस f1² माइनस c1 इंटू दूसरे सर्किल का रेडियस g2² प्लस f2² माइनस c2। ठीक है, ये इसी से हम लोग क्या करते हैं, दोनों सर्किल के बीच का रिलेशन निकालते हैं। इसको हम लोगों को हमेशा याद रखना होगा। अब इसके बाद हम लोग किए थे ऑर्थोगोनल सर्किल। ठीक है, ऑर्थोगोनल सर्किल किसको बोलते हैं? तो दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब होता है उन दोनों सर्किल के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब हो गया उन दोनों सर्कल के जो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आपस में टेंजेंट हैं, उन दोनों टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, या उसके बीच का एंगल क्या कहेंगे, 90 डिग्री है। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन निकालते हैं। ऑर्थोगोनल सर्किल के बारे में पिछले क्लास में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके थे, सिर्फ कंडीशन हम लोग निकालते हैं। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, क्या कंडीशन होगा, दो सर्कल अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो क्या कंडीशन होगा। अगर सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, ये कंडीशन अगर हम लोग निकाल के रखेंगे तो दोनों सर्कल से जो हम लोग इस कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे, अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग कहेंगे कि वह दोनों सर्कल क्या है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किल का इक्वेशन वही रहेगा हमेशा, S1 और S2 जो स्टार्टिंग में हमने मान रखा है, जितने भी रिलेशन हम लोग निकालेंगे उसी S1 S2 से निकालेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन से हम लोग सभी रिलेशन को लिखेंगे। ठीक है, अब ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब, ठीक है, फिर हम लोग दो सर्कल लेते हैं और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे, इसलिए एक बार फिर बना लें दो सर्किल और दोनों को इंटरसेक्ट करा देते हैं। दोनों सर्किल को हम लोग इंटरसेक्ट करा लेते हैं। ये सेंटर हो गया, यह सर्किल हमारा S1 इजकल टू 0 है, यह सर्किल S2 इजकल टू 0 है, तो इसका सेंटर हम लोग C1 मान लेते हैं, इसका सेंटर C2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर S2 सर्किल पर टेंजेंट हम लोग खींचते हैं, और अब इसी पॉइंट पर S1 पर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं। ये हमारा हो गया T1 टेंजेंट और ये हो गया हमारा T2 टेंजेंट, और यह एंगल जो है थीटा, यह थीटा क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री हो जाएगा, या इसको हम लोग बोलेंगे T1 परपेंडिकुलर टू T2, तो क्या मतलब होगा कि यह सर्किल क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, सर्किल S1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 इजकल टू 0 क्या है, ऑर्थोगोनल सर्किल है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी cos थीटा में हम लोग क्या करते हैं,
थीटा को क्या करते हैं 90 कर देते हैं। तो आप क्या कीजिए, उससे कंडीशन निकल जाएगा। तो cos 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 माइनस 2 G1 G2 माइनस 2 F1 F2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 इंटू अंडर रूट G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। अब cos 90 क्या होता है 0, cos 90 क्या हो जाएगा 0। अगर वह 0 हो जाएगा, ये हो गया 0, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस 2 G1 G2 माइनस 2 F1 F2। न्यूमरेटर को ही 0 होना होगा, डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0। अगर cos 90 0 हो गया तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा कि 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2, इस दोनों निगेटिव वैल्यू को हम लोग इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू C1 प्लस C2। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वह दोनों सर्किल क्या है, ऑर्थोगोनल सर्किल है। अब इसमें वैल्यू देखिए G1 F1 ये कहाँ से आएगा, S1 सर्किल के इक्वेशन से आएगा। G2 F2 C2 कहाँ से आएगा, दूसरे सर्किल के इक्वेशन से आएगा। और उस वैल्यू को इसमें हम लोग रखेंगे, तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो वह दोनों इस सर्किल क्या है, ऑर्थोगोनल है, या ऑर्थोगोनलिटी कट कर रहा है, या उस दोनों सर्किल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, या उन दोनों सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो टेंजेंट के बीच का एंगल है वह 90 डिग्री है। ठीक है, ये तो हो गया कंडीशन। अब इसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए कुछ क्या होगा। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज देखिए। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा कि सर्किल 2 का S2 का जो टेंजेंट होगा उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, वह सर्किल 1 के सेंटर से पास करेगा। यह देखिए C1 से पास कर रहा है। और हम फिगर को नीचे करते हैं, T2 टेंजेंट है किसका, S2 का, मतलब सेकेंड सर्किल का जो टेंजेंट होगा वह फर्स्ट सर्किल के सेंटर से पास करेगा, और फर्स्ट सर्किल का जो टेंजेंट होगा वह दूसरे सर्किल के सेंटर से पास करेगा। कब, जब वह दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल होगा तब, अन्यथा नहीं। थीटा का वैल्यू अगर लेस देन 90 या ग्रेटर देन 90 होगा तब फिर वह टेंजेंट C1 और C2 से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसका क्या है, प्रॉपर्टी है किसका, ऑर्थोगोनल का। ठीक है, तो यह हमको सवाल में काम आएगा। ठीक है, तो अगर कहें तो इसको लिख देते हैं कि टेंजेंट ऑफ सर्किल S1, नोट कर लेते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल S1 passes through center of circle S2 और tangent of circle S2 passes through सेंटर ऑफ सर्किल S1। ठीक है, और दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एंगल बनता है वह तो सेम होता ही है, हम लोग उसको जानते ही है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज देखिए कि अब C1 और C2 को आप मिला दीजिए। यहां पर क्या मिला दीजिए, C1 और C2 को मिला दीजिए। तो क्या कहेंगे इसको, दोनों सेंटर को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। C1 C2 डिस्टेंस हो गया।
अब इसका नाम दे दीजिए आप, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, ठीक है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम दे दीजिए बी। अब ए C1 C2, यह जो थीटा था वो कितना हो गया, 90 हो गया, मतलब एंगल ए क्या है, 90 है, या उसको हम लोग बोलेंगे एंगल C1 A C2 90 है। तो एक ट्रेंगल बना आपको, ठीक है, और उस ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वहां से देखिए एक और रिलेशन निकलेगा, कहने का मतलब ऑर्थोगोनलिटी का एक और कंडीशन आपके पास मिल सकता है, ठीक है। यह तो हम लोग जनरल सर्किल के जनरल इक्वेशन से हम लोग निकाल लिए। अब आप क्या कीजिए, C1 C2 को D मान लीजिए, लेट C1 C2 इक्वल्स टू D। C1 C2 तो आप निकाल सकते हैं ना, C1 C2 आप निकाल सकते हैं, ये हो गया C1, ये हो गया C2, और यहां पर आपका ए पॉइंट, यहां पर है आपका ए पॉइंट, ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट, और यह एंगल कितना हो गया, 90, इसको हम लोगों ने माना डी। अब सर्कल का ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा AC1, AC1 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ S1, सर्किल S1, रेडियस ऑफ सर्किल S1, और वह क्या हो जाएगा, मान लीजिए उसको आप R1 कहते हैं। AC2 ये क्या होगा, रेडियस ऑफ S2, और उसको आप क्या कहते हैं, R2, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रेंगल से आपको क्या कंडीशन मिलेगा, कंडीशन मिलेगा D स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यह भी ऑर्थोगोनल सर्किल का एक कंडीशन है। कंडीशन 4 ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है। इससे भी आप ऑर्थोगोनल सर्किल प्रूफ कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आपको एक और चीज यहां पर बता दें, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग इसकी जरूरत पड़ेगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते किसको हैं वह पहले समझिए। ये आपका सर्किल है, इस सर्किल पे कि किसी पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर रहा है, इस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है, ये आपका सर्किल है। सर्किल आपका क्या है, S है, S इजकल टू 0। मान लीजिए यहां पर लेट S1 आपका कैसा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजकल टू 0। ये आपका सर्किल है। उस पर एक टेंजेंट पास किया, और वह टेंजेंट उस सर्किल को ए पॉइंट से टच करता हुआ पास किया, ए पॉइंट को टच करता हुआ पास किया, और कुछ दूरी पर उस टेंजेंट पर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट आपको HK है। क्या है कोऑर्डिनेट, HK है। तो यह P से लेकर के A तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं PA को, लेंथ ऑफ टेंजेंट, PA या AP भी कह सकते हैं। अब यह P पॉइंट कहीं मूविंग पॉइंट है, ये P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जहां भी होगा, जिस पॉइंट से हम लोग लेंथ लेना होगा, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का उस सर्किल पर जिस पॉइंट से लेना होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ होगा, तभी हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। मान लो एक पॉइंट यहां पर आ जाए, ये पॉइंट हो जाएगा Q मान लीजिए, तो इस Q पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है, अल्फा और बीटा मान लीजिए दिया हुआ है, तो Q से A का जो डिस्टेंस हो गया QA, यह भी हमारा हो गया लेंथ, इसको भी बोलेंगे
लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, क्यू ए। अब क्यू ए डिस्टेंस कुछ और होगा, पी ए डिस्टेंस अलग होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा। तो इसको निकालते कैसे हैं वो आपको बता दें हम, ठीक है। मान लीजिए हम क्यू ए निकालना है, तो क्यू ए तरीका देखिए क्या होगा। क्यू का कोऑर्डिनेट आप क्या कीजिएगा, सर्कल के इक्वेशन में आप रख दीजिएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है, कोई नंबर है, रियल वैल्यू है, वह रियल वैल्यू आप क्या करेंगे, सर्किल के इक्वेशन में रख देंगे। तो x की जगह पर अल्फा और y की जगह पर बीटा, तो क्यू ए क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस c। यह जो वैल्यू होगा यह आपका क्या आएगा, डिस्टेंस का वैल्यू हुआ। ये क्या होगा, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, ठीक है, या इसको हम लोग लेंथ ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। या कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, कुछ ना कुछ यूनिट में देगा, जितना भी दे वह क्या हो जाएगा, लेंथ। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। अब आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग निकालते हैं कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉर्ड तो हम लोग जानते हैं, सर्किल में के सरकमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को मिलाते हैं तो वो कॉर्ड होता है, और यहाँ तक कि डायमीटर भी एक कॉर्ड है। तो कॉमन कॉर्ड करने का मतलब क्या हो गया कि कॉमन, इसका मतलब एक से अधिक सर्किल है तब कॉमन कॉर्ड आएगा। एक सर्किल का कॉर्ड होता तो एक कॉर्ड हम लोग बात करते हैं कि सर्किल का कॉर्ड निकालिए। कॉमन कॉर्ड है, इसका मतलब दो सर्किल है, तो दो सर्किल का कॉमन कॉर्ड किसको बोलते हैं, पहले उसको हम लोग समझ लें, फिर उसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। एक सर्किल ये होगा और दूसरा सर्किल इसको इंटरसेक्ट करेगा। जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो दो पॉइंट पर उस सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा। इसका सेंटर ये है हमारा, इसका सेंटर ये है। इसको हम लोग लेते हैं S1 इजकल टू 0 और इस सर्किल को लेते हैं S2 इजकल टू 0। इसका इक्वेशन हो गया। अब ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एक A पॉइंट है और ये B पॉइंट। अब इस AB को अगर हम लोग मिलाते हैं तो यह जो AB होगा यह हमारा क्या होगा, कॉमन कॉर्ड होगा। अब देखिए यह AB S1 में भी है और यह AB क्या है, S2 में भी है, दोनों में है, इसीलिए ये कहलाता है कॉमन कॉर्ड। यह AB हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। अब इसका इक्वेशन निकालना हमको है, ठीक है। तो S1 और S2 आपको दिया रहेगा, मतलब दोनों सर्किल का इक्वेशन आपको दिया रहेगा और उस सर्किल के इक्वेशन से आपको क्या करना है, कॉमन कॉर्ड निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड होता है S1 माइनस S2 इजकल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड होता है S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S2 माइनस S1 इजकल टू 0, तब भी वही सेम इक्वेशन आएगा, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इससे आपको कॉर्ड का इक्वेशन निकलेगा। कॉर्ड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सिंपल समझिए, अभी S1 और S2 हम लोग शुरू में मान के चले थे, आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x और y के टर्म में आपको एक इक्वेशन मिलेगा। तो वह स्ट्रेट लाइन का मतलब फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होगा। तो निश्चित तौर पर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन क्या होता है, 1 डिग्री का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और वह स्ट्रेट लाइन आपको कॉमन कॉर्ड देगा, ठीक है। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब टेंजेंट भी कॉमन होगा, वह कैसे होगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब देखिए, अभी हम लोग
जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उस टाइम में दोनों सर्किल का टेंजेंट क्या था, अलग अलग था। कॉमन टेंजेंट करने का मतलब दो सर्किल का एक ही टेंजेंट हो, दो सर्किल का एक ही टेंजेंट होगा, तब उन दोनों सर्किल के लिए वह क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। तो अभी तक हम लोग दो सर्किल को इंटरसेक्ट कराए, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता था और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दोनों सर्किल का अलग अलग टेंजेंट होता था। तो कॉमन टेंजेंट तभी होगा जब दो सर्किल एक दूसरे को टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, किसी पॉइंट पर टच करेगा। तो उस टचिंग पॉइंट से जो टेंजेंट या स्ट्रेट लाइन पास करेगा उसको हम लोग कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। आपको हम फिगर के माध्यम से बताते हैं। अगर दो सर्कल एक सर्कल हमारा ये है टेढ़ा मेढ़ा सर्कल और दूसरा अब यह सर्कल टच कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से जो यह टेंजेंट पास किया, अब यह टेंजेंट दोनों सर्किल का कॉमन है, इस सर्किल का भी S1 का भी और ये S2 का भी। ये सर्कल आपका है S1 इजिकल टू 0, यह सर्किल है S2 इजिकल टू 0। अब यह जो टेंजेंट है इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन टेंजेंट, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। S1 का भी टेंजेंट, S2 का भी टेंजेंट। तो इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसको समझिए आप। तो कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए आपको सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, और उसको इक्वेशन ऑफ, इसको आप T कह दीजिए। इक्वेशन ऑफ T क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। जैसे कॉर्ड निकाले थे कॉमन कॉर्ड, ठीक है, उसी तरीके से ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट निकल जाता है। या S2 माइनस S1 इजिकल टू 0 कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सेम है, सवाल आएगा तो इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं सिस्टम ऑफ सर्किल का इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ सर्किल। अब हम लोग विषय वस्तु पर अपना आ रहे हैं, अपने टॉपिक पर आ रहे हैं जो हम लोगों को इसमें करना है, बीएससी और बीसीए के क्लास में करना है। हम लोग सिस्टम ऑफ सर्किल का इक्वेशन निकालते हैं। सिस्टम ऑफ सर्किल को हम लोग पिछले क्लास में समझ लिए थे कि सिस्टम ऑफ सर्किल क्या है, ग्रुप ऑफ सर्किल है। ठीक है, तो उस ग्रुप ऑफ सर्किल का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं डिफरेंट कंडीशन पे। फाइंड इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्किल passing through इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल और एक स्ट्रेट लाइन। सर्किल और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। उस पूरे इनफाइनाइट सर्किल का के ग्रुप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ सर्किल हो जाएगा। उसका इक्वेशन निकालना है। पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ a circle and a straight line। ठीक है, इसको समझिए आप लोग कैसे निकाला, बहुत ही आसान है। सिस्टम ऑफ सर्किल का इक्वेशन निकालना है कहाँ, जब सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए हम सिस्टम ऑफ सर्कल कैसे यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल हो गया।
चलिए, बहुत बढ़िया, सर्कल अपने आप बन गया। तो जो इस पार्ट को मिटा देते हैं। ठीक है, और अब एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब यह स्ट्रेट लाइन इस सर्किल को 2 पॉइंट पर कट किया। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट। इन 2 पॉइंट पर दोनों का नाम हम लोग दे देते हैं कुछ, ए और बी। अब स्ट्रेट लाइन और सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अब आप देखिए इनफाइनाइट सर्कल पास करेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे। देखिए सही नहीं बन रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा फिगर सही बनने से समझ में आएगा। थोड़ा टेढ़ा मेरा सर्किल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या एक सर्कल हो गया थोड़ा सा टेढ़ा है। तो डॉटेड लाइन करके हमने सर्कल बनाने का प्रयास किया। कुल 3 सर्कल बनाए। इस तरह से बहुत ही सर्कल और भी बहुत सर्कल बन सकते हैं। ठीक है, और भी सर्कल बनाए। डॉटेड लाइन को मिटा देते हैं। चलिए 3 सर्कल से ही समझते हैं। ये जो रेड कलर का जो हमने सर्कल बनाया है, ये सर्किल सर्किल और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास किया। अभी 3 है। इस तरह करके हम लोग बहुत सारे सर्कल खींच सकते हैं। वे सभी सर्किल को अगर हम लोग एक साथ मिला देंगे तो उसी को बोलेंगे सिस्टम ऑफ सर्किल। ठीक है, और उसी का हम लोग इक्वेशन अभी निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यह जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं और सर्किल को हम लोग एस से। ठीक है, तो अगर हमारा इक्वेशन सर्किल का रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये दिया रहेगा सर्किल का इक्वेशन और उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिया रहेगा। तब जाकर के आपको सिस्टम ऑफ सर्किल का इक्वेशन आप निकाल पाएंगे। ठीक है, और एल वह स्ट्रेट लाइन आपको दिया रहेगा इस फॉर्म में, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल होगा एस प्लस लेमडा एल इक्वस टू 0 करेंगे तो आपको उस सिस्टम ऑफ सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर एस क्या है, सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन। एल क्या है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। और यह लेमडा हमारा क्या है, यह लेमडा रियल नंबर है और इस लेमडा को ही हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैरामीटर बोलते हैं।
अब देखिए यहाँ पर समझने की बात है, ग्रुप ऑफ सर्किल की बात बोल रहे हैं, सिस्टम ऑफ सर्किल की बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप लेमडा को बदलते जाएंगे, मतलब लेमडा को 1 रखें तो एक इक्वेशन मिलेगा, फिर लेमडा का वैल्यू 2 कर दीजिए यहाँ पर, इसमें इस इक्वेशन में यह सिस्टम ऑफ सर्किल का इक्वेशन निकलेगा। तो लेमडा का वैल्यू 1 रखेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा सर्कल का, 2 रखेंगे दूसरा मिलेगा, 3 रखेंगे तीसरा मिलेगा, 4 रखेंगे चौथा मिलेगा। इस तरह से लेमडा का वैल्यू हम लोग इसमें डालते जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट सर्कल को हम लोग प्राप्त करते जाएंगे। तो उन सभी सर्किलों का एक कॉमन इक्वेशन क्या कहलाएगा, यह S प्लस लेमडा L, और उसी कॉमन इक्वेशन को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ सर्किल का इक्वेशन। ठीक है, जिसमें लेमडा क्या है, पैरामीटर है, मतलब यह तय करता है कौन सर्किल कैसा होगा, इस पर डिपेंड है, लेमडा पर ही डिपेंड है कि सर्किल कैसा होगा। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मतलब लेमडा पर जो हमारा होगा डिफरेंट डिफरेंट सर्किल फॉर्म करेगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कि जब 2 सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सिस्टम ऑफ सर्कल जो बनेगा उसका इक्वेशन। ठीक है, जैसे अभी पढ़े हैं, अभी क्या हम लोग पढ़े, सर्कल और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सिस्टम ऑफ सर्कल पास किया तो उसका इक्वेशन निकाले, इसको आप याद रखेंगे। अब हम लोग 2 सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो सिस्टम ऑफ सर्कल बनेगा उसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्किल passing through intersection of 2 circle। ठीक है, अब 2 सर्किल इंटरसेक्ट करेगा तो उससे हमारा सिस्टम ऑफ सर्किल बनेगा। बनाते हैं, प्रयास करते हैं सर्किल बनाने का। एक सर्कल तो हम लोग सफलतापूर्वक बना लिए, दूसरा सर्कल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लिए, ये आपका हो गया दूसरा सर्कल। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ है, ये हमारा हो गया S1 और ये हमारा हो गया S2। अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया A और ये हो गया इंटरसेक्टिंग B। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, इस सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बहुत सारे सर्किल आप खींच सकते हैं, बहुत सारे सर्किल बन सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी सर्किल हो सकता है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए हम, ठीक है, तो टेढ़ा मेरा सर्कल बनाए हैं, लेकिन आप लोग मतलब समझ लीजिएगा कि यह जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है हमारा और यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट B है, यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका है, S1 और S2 सर्किल के इंटरसेक्शन करने से यह पॉइंट बना। अब उस दोनों पॉइंट से जो इनफाइनाइट सर्कल हमारा बना
उसका इक्वेशन हम लोग को कॉमन इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा वह देखिए। इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्किल, ठीक है, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। S1 और S2 आपको गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा? हमेशा सर्कल का इक्वेशन आपको दिया रहेगा, S1 इजकल टू 0 एंड S2 इजकल टू 0, यह गिवन रहेगा। अब इस दोनों सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो सिस्टम ऑफ सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन होगा आपको लैम्डा S1 प्लस म्यू S2 इक्वस टू 0। S1 और S2 तो पहचान रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर जो लैम्डा और म्यू है, यह लैम्डा और म्यू आपका क्या है? रियल नंबर है। लेकिन एक कंडीशन है, बट लैम्डा और म्यू तो रियल नंबर है, लेकिन लैम्डा प्लस म्यू कभी 0 नहीं होगा। लैम्डा प्लस म्यू कभी 0 नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है। और ऐसा क्यों होगा यह भी हम बताएंगे अभी कि लैम्डा प्लस म्यू 0 क्यों नहीं होगा। अब लैम्डा म्यू तो रियल है, लेकिन लैम्डा प्लस म्यू क्या होगा? 0 नहीं होगा। मतलब कभी लैम्डा 1 नहीं होगा और म्यू -1 नहीं होगा, तब तो दोनों का सम 0 होगा। लैम्डा जिस समय 2 होगा उस समय म्यू -2 नहीं होगा। किसी समय लैम्डा अगर 3 है तो म्यू -3 नहीं होगा उस केस में, ताकि उसका सम क्या हो? 0 नहीं हो। तो इससे हम लोग एक रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो कैसे रिलेशन निकालते हैं, इसी से निकाल लेते हैं। लैम्डा इजकल टू लैम्डा इज नॉट इक्वल, सॉरी, क्या निकालेंगे? लैम्डा इज नॉट इक्वस टू माइनस म्यू। म्यू को उधर ले गए, इससे लिख सकते हैं म्यू को इधर ले आते हैं, तो लैम्डा बाय म्यू इज नॉट इक्वस टू -1। अब इससे ये क्या तय हो गया कि जब भी लैम्डा म्यू हमारे पास आएगा उसका रेशियो -1 नहीं होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। बाकी वैल्यू में हमारा क्या होगा? यह सिस्टम ऑफ सर्किल का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो क्या किया गया? अब देखो कि सिस्टम ऑफ सर्किल का जब इक्वेशन निकालेंगे, लैम्डा रखेंगे, म्यू, ये दोनों क्या है? पैरामीटर है। लैम्डा और म्यू को क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। कहने का मतलब यही तय करता है, इसी के वैल्यू से डिफरेंट सर्किल को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये पैरामीटर हो गया, यह ग्रुप ऑफ सर्किल को डिसाइड करता है। तो 2 पैरामीटर हमारे इसमें हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो रिड्यूस कर देते हैं। एक ऐसा इक्वेशन बनाते हैं जिसमें एक ही कांस्टेंट हो, एक ही पैरामीटर हो, तो उसको हम लोग रिड्यूस करके एक अलग इक्वेशन बनाते हैं जो तुमको सवाल में काम आएगा। ठीक है, तो रिडक्शन टू सिंगल पैरामीटर, लैम्डा म्यू को हटा करके एक हम लोग सिंगल बना लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन हमारा है क्या? इक्वेशन है लैम्डा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वस टू 0। अब आप क्या कीजिए, सॉरी, म्यू S2 ना, सॉरी, लैम्डा S1 प्लस म्यू S2 इक्वस टू 0। यहाँ सही लिखे ना? एक मिनट, हाँ ठीक है, इजकल टू 0। अब आप क्या कीजिए कि लैम्डा इसमें से कॉमन ले लीजिए। लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? S1 प्लस म्यू बाई लैम्डा S2 इक्वस टू 0। तो क्या लिखेंगे? S1 प्लस म्यू अपॉन लैम्डा S2 इजकल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग? मान लेते हैं म्यू बाई लैम्डा को हम लोग एक के मान लेते हैं कांस्टेंट। अब ये सिंगल पैरामीटर हो जाएगा, S1 प्लस के S2 इक्वस टू 0। अब ये सिस्टम ऑफ सर्किल का इक्वेशन है, यह भी
क्या है इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल passing through the two circle, intersection of two circle, passing through the intersection of two circle, passing through intersection of two circle। लेकिन अब यहां पर म्यू बाय लेमडा एक ही बात होता है कि लेमडा बाय म्यू यह -1 नहीं होना चाहिए या म्यू बाय लेमडा -1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ जो के हमारा क्या होगा, -1 नहीं होगा। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया कि के -1 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि लिमिटेशन ऑफ के क्या है, या माइनस नहीं है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए उसको भी हम लोगों ने उसको क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम लोग रेडिकल एक्सिस पर। ठीक है, कि रेडिकल एक्सिस क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है। रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है और वह कैसा स्ट्रेट लाइन है आपको बताते हैं। और होता क्या है पहले इसको समझते हैं कि रेडिकल एक्सिस है क्या, इसको पहले आप समझिए। इसके लिए हम लोग 2 सर्किल लेते हैं। रेडिकल एक्सिस 2 सर्किल के लिए भी होता है, 3 के लिए भी होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 सर्किल का रेडिकल एक्सिस देखते हैं। तो रेडिकल एक्सिस होता है एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर होगा कि 2 डिफरेंट सर्कल पर हम लोग क्या किए हैं, डिफरेंट सर्कल पर हम लोग रेडिकल एक्सिस निकाले। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 सर्कल। अब देखिए यहीं से आपको समझाना शुरू करते हैं। एक सर्कल हमारा ये है S1 = 0, दूसरा सर्कल है S2 = 0। इसका सेंटर हमारा है C1 और इसका सेंटर है हमारा C2। जब रेडिकल एक्सिस को बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जिस स्ट्रेट लाइन के प्रत्येक पॉइंट से अगर दोनों टेंजेंट पर हम लोग टेंजेंट अगर खींचते हैं तो वह टेंजेंट का डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, वह इक्वल होगा। कहने का मतलब इस P पॉइंट से अगर S1 पर अगर टेंजेंट खींचे जो S1 पॉइंट से पास किया और S2 सर्किल पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो यह B पॉइंट से पास किया तो PA = क्या होगा, PB। इस तरह के सभी पॉइंट का जो लोकस होगा उस लोकस को हम लोग बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। मतलब इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं कि जिस स्ट्रेट लाइन से दोनों सर्किल पर अगर हम उस स्ट्रेट लाइन के प्रत्येक पॉइंट से उस सर्कल पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचें और उस टेंजेंट का लेंथ अगर इक्वल हो जाए तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इसका एक ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से हम लोग अगर इस सर्कल पर खींचे टेंजेंट, ठीक है, फिर इसी पॉइंट से इस सर्कल पर खींचे टेंजेंट, मानते हैं ये पॉइंट Q है, ठीक है, और ये पॉइंट C है, यह D है, तो QC इक्वल होगा QD के। समझ रहे हैं ना। अगर कोई पॉइंट हम लोग मान लीजिए यहां पर लेते हैं, इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचे, ये हो गया, फिर इसी पॉइंट से हम लोग इस पर टेंजेंट खींचे, तो इस पॉइंट से इसकी दूरी, इसको हम लोग R मान लेते हैं, ठीक है, तो RA इक्वस टू RB इक्वल होगा, तो क्या हो गया, P पॉइंट, R पॉइंट, Q पॉइंट, इसी तरह के इन्फानाइट पॉइंट होंगे, तो क्या कहते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट। वह जो लोकस ऑफ पॉइंट क्या देगा आपको, यह स्ट्रेट लाइन देगा, वह स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा, रेडिकल एक्सिस कहलाएगा, ये रेडिकल एक्सिस। और आप बढ़ाते जाइए और इस लाइन के किसी भी पॉइंट से आप उस सर्किल पर टेंजेंट खींचिए और उसका लेंथ लीजिए, बराबर हो जाएगा, तो वह रेडिकल एक्सिस होगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत कठिन चीज नहीं है। इसका हम डिफिनीशन लिख देते हैं, ठीक है, इसका डिफिनीशन हम लोग लिख देते हैं, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, the locus of a point which moves in such a way that the length of tangents drawn from it to the two circles are equal। ठीक है, पॉइंट का लोकस है, जिस पॉइंट से, और वह पॉइंट मूविंग पॉइंट है, उसका लोकस है, उस पॉइंट से अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट हम अगर खींचते हैं दोनों सर्कल पर, तो वह लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसी लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है। तो रेडिकल एक्सिस से अभी हम लोग क्या निकाले, पी ए इजकल टू, अगर कोई पॉइंट P था तो पी ए इजकल टू PB निकाले, और यहां देखिए क्यू सी इजकल टू हम लोग क्या निकाले, QD निकाले। ठीक है, ये हमारा था कंडीशन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का नाम दे दीजिए, है ना, PQ, ये PQ हो गया, पॉइंट दिया हुआ है, तो PQ स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन PQ इज रेडिकल एक्सिस। अब इस रेडिकल एक्सिस का क्या करना होगा, हमको इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है, ये थ्योरी पूछता भी है कि डिफाइन रेडिकल एक्सिस एंड प्रूफ दैट, या फाइंड इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, दो सर्किल का दो इक्वेशन आप ले लेंगे। तो आप S1 ले लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वस टू 0। एक सर्कल ले लिए। दूसरा सर्कल ले लेते हैं हम लोग, x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वस टू 0। अब इन दोनों सर्कल का हम लोग क्या निकालना है, रेडिकल एक्सिस निकालना है, तो आप निकालिए। तो फिगर वही है, उसी पर हम लोग करते हैं कि PA इक्वस टू क्या होता है, PB। अब इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PA² इक्वस टू PB²। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग यहाँ पर निकाले थे, अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाले थे, आपको पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट हम आप लोग को, लेंथ ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पर,
ठीक है, क्यू ए बताए थे, यहाँ पर रूट छूट गया, क्यू ए का क्या होता है यहाँ पर, सॉरी ये रूट हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्यू ए, यहाँ से क्यू से ए के डिस्टेंस जो है उसमें हम लोग क्या किए थे, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट किए थे और उसका रूट। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिए। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट उसी तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग निकालेंगे, S1 S2 हम लोग ले लिए, पी ए स्क्वायर। अब पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कुछ अपने मन से रख लें, अल्फा और बीटा। अभी हम डिसाइड करते हैं कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं पी पॉइंट का, लेट पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा। तो पी ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूला से अंडर रूट अल्फा स्क्वायर, अच्छा पी ए स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा, इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर में, तो रूट हट जाएगा, आसानी होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g1 अल्फा प्लस 2f1 बीटा प्लस c1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g2 अल्फा प्लस 2f2 बीटा प्लस c2। ठीक है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट रख दी इसमें। अब आपका जो जो कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो है उसको आप लिखिए, एक जगह ले आइए, तो ये हो जाएगा कि आपको, और 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे तो g1 माइनस g2 प्लस 2 बीटा कॉमन ले लेंगे तो f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो निकला। अब इसका अगर लोकस लेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, लोकस लेंगे मतलब इक्वेशन बनाएंगे तो वेरिएबल डालना होगा। ठीक है, तो वेरिएबल कहाँ डालेंगे, तो अल्फा और बीटा के जगह पर वेरिएबल डाल देंगे। ठीक है, अल्फा के जगह x और बीटा के जगह y, क्योंकि इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज, अल्फा के जगह x कर देंगे तो 2x g1 माइनस g2 प्लस 2y f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारा जब हमको प्रूफ पूछेगा ना एग्जाम में तो हम लोग इस तरीके से प्रूफ करेंगे रेडिकल एक्सिस को। ठीक है, डिफाइन एंड प्रूफ दैट रेडिकल एक्सिस या फाइंड द रेडिकल एक्सिस, तो हम लोग निकाल लेंगे। सवाल में हम लोग को अगर रेडिकल एक्सिस निकालना होगा, देखिए इसी का वैल्यू हम लोग दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, अगर S1 S2 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो यही वैल्यू आपको मिलेगा जो सामने में दिख रहा है। ठीक है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर देंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए रेडिकल एक्सिस और जिन दो सर्कल का वह रेडिकल एक्सिस है उस पर लेंथ ऑफ सेंटर जो होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो लाइन ज्वाइन करते हैं दोनों सर्किल के सेंटर को, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द रेडिकल एक्सिस। ठीक है, आप उसको देखिए, उसको हम लोग निकालते हैं और प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, रेडिकल एक्सिस of two circle is perpendicular to the line joining line of center
ऑफ सर्किल। दोनों सर्किल के सेंटर को जो हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग बोल रहे हैं लाइन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। उस पर रेडिकल एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि परपेंडिकुलर क्यों होता है और कैसे। ले लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। दो सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल हमारा ये हो गया, S1 इजकल टू 0, और दूसरा सर्कल हम लोग ले लेते हैं ये सर्कल। ठीक है, ये सर्किल है S1 इजकल टू 0, तो इसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं C1, और ये हमारा है S2 इजकल टू 0, तो इसका सेंटर मान लेते हैं C2। अब रेडिकल एक्सिस तो यहाँ से इसके दोनों बीच से पास करेगा, तब तो इसके सभी पॉइंट से इस दोनों सर्किल का लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की अभी ड्रॉ नहीं करते हैं, उसका काम खत्म हो गया। हम लोग रेडिकल एक्सिस के इक्वेशन निकालने में ही हम लोग कर लिए। C1 और C2 को मिला देते हैं। यह C1 C2 पर यह रेडिकल एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। ये क्या है, रेडिकल एक्सिस है। ठीक है, और C1 और C2 को हम लोग ज्वाइन कर दिए तो C1 C2 इस पर परपेंडिकुलर है। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हम लोग, प्रूफ दैट कि रेडिकल एक्सिस को नाम दे देते हैं हम लोग L, मान लीजिए इसको L कहते हैं। तो C1 C2 परपेंडिकुलर टू L। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले के रिलेशन से ही हम लोग निकालते हैं। दो सर्कल ले लेते हैं। लेट S1 हम लोग लेते हैं x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इजकल टू 0। दूसरा सर्किल लेते हैं x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इजकल टू 0। दो सर्किल ले लिए। जब सर्कल ले लिए तो रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या करेंगे, S1 माइनस S2 इजकल टू 0 कर देंगे। ठीक है, S1 माइनस S2 इजकल टू 0 करेंगे तो इक्वेशन आएगा आपका 2x g1 माइनस g2 प्लस 2y f1 माइनस f2 प्लस C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि S1 माइनस S2 कर देंगे तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकल जाएगा, निकल गया। अब यह रेडिकल एक्सिस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। रेडिकल एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और C1 C2 वह भी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप होगा। इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में इसीलिए हम लोग स्लोप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़े थे कि देखिए इसका सबकी जरूरत पड़ेगी हमको। अब देखिए स्लोप निकाल रहे हैं और आपको याद आ जाएगा स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालते हैं हम लोग कि इसको इस फॉर्म में ले जाते हैं, y इजकल टू mx प्लस सी के फॉर्म में हम लोग इस इक्वेशन को ले जाएंगे। यह भी स्ट्रेट लाइन है, यह भी स्ट्रेट लाइन है क्योंकि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लोग ले जाएंगे और तब जाकर के x का जो कॉफिशिएंट होगा या m इसमें भी आएगा, वह उसका स्लोप हो जाएगा। तो इसको आप लिखिए उसी फॉर्म में। तो 2y f1 माइनस f2 को रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2x g1 माइनस g2। C1 C2 को भी उधर ले जाते हैं तो C2 हो जाएगा पॉजिटिव और C1 हो जाएगा निगेटिव। फिर आप यहां से y निकालिए। तो y निकालने के लिए 2f1 माइनस f2 क्या हो जाएगा, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x g1 माइनस g2 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f2 प्लस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f2। अब 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या रहा,
y इक्वस टू माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं, G1 माइनस G2 F1 माइनस F2 इंटू एक्स प्लस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F2। अब देखिए x का कॉफिशिएंट हम बोले थे ना स्लोप कहलाएगा, तो मान लेते हैं कि रेडिकल एक्सिस का स्लोप क्या है, m1 से उसको आप डिनोट कीजिए, स्लोप m1 कहिए, और वह m1 क्या होगा, इस x का जो कॉफिशिएंट होगा देखिए वो इसका स्लोप हो जाएगा। तो क्या निकला माइनस G1 माइनस G2 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F2 निकल गया। अब आपको स्लोप निकालना है किसका, C1 C2 लाइन का। तो C1 का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये S1 सर्किल है, तो C1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस G माइनस F, और C2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस G2 माइनस FT। आप यहाँ से C1 पॉइंट का जो सेंटर है सर्किल का, उसका कोऑर्डिनेट हो गया माइनस G1 माइनस F1, एंड C2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस G2 और माइनस F2। अब इसका स्लोप मान लीजिए M2, और स्लोप निकालने के लिए बताए थे अगर दो पॉइंट का स्ट्रेट लाइन के किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उसका स्लोप क्या होता है, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 माइनस y1, y के जगह पर f2 है, तो f2 माइनस माइनस f1 तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा f1 माइनस f2, और नीचे हो जाएगा G1 माइनस G2। अब दोनों के स्लोप को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए m1 इंटू m2, किस दोनों स्लोप को, रेडिकल एक्सिस के स्लोप को और लाइन ज्वाइनिंग C1 C2 के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर -1 आता तो क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर है। हम लोग दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर तब होता है जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस होता है। ठीक है, तो m1 का वैल्यू कितना है, माइनस G1 माइनस G2, नीचे हो गया F1 माइनस F2 इंटू M2 का वैल्यू हो गया F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2। अब देखिए G1 G2 कैंसिल हो गया, F1 F2 कैंसिल हो गया, आपको क्या वैल्यू मिल गया -1। M1 और M2 का वैल्यू -1 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये आपको रेडिकल एक्सिस L परपेंडिकुलर है किस पर, C1 C2 पर, ये आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, और अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कोएक्सियल सर्किल, और उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही आज के लिए रखते हैं, फिर कल हम लोग अगले वीडियो में, ये सेकेंड पार्ट था इस चैप्टर का, थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, बस कोएक्सियल सर्किल पढ़ेंगे और आपको बहुत तरह तरह का सवाल कराएंगे और उस सवाल आपको बनाना सिखा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।